नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी बच्चे फटाफट से क्लास से जुड़ेंगे। आपकी पसंदीदा क्लास प्रारंभ हो चुकी है और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं महासागरीय धाराएं नामक टॉपिक का पार्ट 2। ठीक है जी, यानी कि पार्ट 1 जो है कल की क्लास में मैंने आप लोगों को स्टार्ट करा दिया था। पार्ट 2 जो है वो आज की क्लास में मुझे प्रारंभ कराना है। भाई बच्चे फटाफट से क्लास से जुड़ेंगे सभी प्यारे बच्चे। उमेश चौधरी जी, गुड्डू राज जी, अल्पा मौर्य जी, हरिकेश प्रजापति जी, संदीप साहनी जी, रामबोली शाहानी जी, धर्मवीर कुमार जी, सुस्मिता जी, रूपेश कुमार जी, अमित चक्रा जी, मोनू जहांगीर जी, प्रदीप यादव जी, दीपक रतन जी, सोहन पाल जी, ललिता कुमारी जी, उमेश चौधरी जी, अंकुल यादव जी, आप सभी लोग क्लास में जुड़ चुके। बहुत बहुत स्वागत है बच्चे। अच्छा, एक सूचना मैं देना चाहता हूं, कल भी मैं भूल गया था इस सूचना को देना कि आपकी जो क्लास 3 बजे चला करती थी ज्योग्राफी विषय की, वो क्लास अब प्रतिदिन सुबह 10 बजे हुआ करेगी और 3 बजे आपकी एक और सब्जेक्ट प्रारंभ हो गई है शायद। ठीक है जी, तो इसीलिए हम लोग कितने बजे जुड़ेंगे क्लास में? सुबह 10 बजे के करीब डेली जुड़ेंगे भाई। ठीक है, जब तक सिलेबस फिनिश नहीं होता। वो 3 बजे वाला टाइमिंग जो है अब चेंज हो गया है, ये विशेष ध्यान आप रखिएगा। ठीक है जी, चलिए। तो महासागरीय धाराएं हम लोग करा रहे थे कल। हमने आप लोगों को अटलांटिक महासागर की धाराओं तक सब कुछ करा दिया था। ठीक है जी। सर टाइम चेंज क्यों? रीजन है क्या कोई? एक सब्जेक्ट स्टार्ट हुई है भाई, इसलिए ये रीजन है, मैंने बता दिया पहले ही आपको। तो महासागरीय धाराएं कल मैंने कराई थी बेटा, अटलांटिक महासागर की करा दी थी, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। इन दो महासागरों की धाराओं को आज की इस क्लास में मुझे कवर कराना है। सबसे पहले हम सीधे प्रशांत महासागर की ओर चलते हैं। प्रशांत महासागर आपको मैंने बता रखा है कि संसार का सबसे बड़ा महासागर है। चूंकि ये मैप चौकोर है और पृथ्वी जो है गोल है, इसलिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जब इसको गोल करेंगे तो ये पीछे जाकर आपस में क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे, आपस में जाकर मिल जाएंगे बच्चे। ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएंगे? आपस में मिल जाएंगे, दोनों के दोनों बच्चे। क्लियर हुआ? अच्छा, अब प्रशांत महासागर दिखेगा कैसे? कुछ इस प्रकार का प्रशांत महासागर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कैसा दिखेगा? कुछ इस प्रकार का प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा। अच्छा, प्रशांत महासागर को भी जो विषुवत रेखा है, जो इक्वेटर है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी बच्चे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगी? 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। 0 डिग्री की रेखा। इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी प्रशांत महासागर, नीचे वाला भाग दक्षिणी प्रशांत महासागर। और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में धाराएं कहां से कहां की ओर चलती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। इसे हम क्या कहेंगे? उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, रेखीय धारा। ठीक है जी। तीनों महासागरों में विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पूर्व से पश्चिम की ओर ही धाराएं चलती हैं और तीनों महासागरों में उनका नाम उत्तरी विषुवत रेखीय धारा और दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा ही है। ठीक है जी। अब ये तल संतुलन करने के लिए किधर चलेगी? ध्रुव की ओर। ऐसे करके ये धारा मुड़ गई। इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया क्यूरोशियो धारा। क्या हो गया? क्यूरोशियो धारा। कोरियोलिस बल के प्रभाव में अब ये कैसे मुड़ जाएगी? दाहिनी ओर। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे? इसका नाम हो जाएगा, बोलो फटाफट से, इसका नाम हो जाएगा आपका उत्तरी प्रशांत प्रवाह। उत्तरी प्रशांत प्रवाह। हमेशा ध्यान रखना, जहां भी ये ड्रिफ्ट या प्रवाह शब्द जुड़ता है, ड्रिफ्ट शब्द जुड़ता है, प्रवाह शब्द जुड़ता है, वे धाराएं हमेशा पवनों के गिस्से के कारण चलती हैं। किसके कारण? विंड्स के गिस्से के कारण वे धाराएं आगे बढ़ती हैं बच्चे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मेरे बच्चे ये धारा जो है कोरियोलिस बल के प्रभाव में पुनः दाहिनी ओर मोड़ दी जाएगी और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा कैलिफोर्नियन धारा। कैलिफोर्निया धारा। क्या हो जाएगा नाम बच्चे? कैलिफोर्निया धारा। कैलिफोर्निया करंट इसका नाम हो जाएगा। बोलो समझ में आया?
क्या नाम हो जाएगा? कैलिफोर्निया करंट इसका नाम हो जाएगा। अच्छी तरीके से आप इसको देख लीजिए, ठीक है जी। ये एक चक्राकार रूप इसने ले लिया। उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, क्यूरोशियो धारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह और कैलिफोर्निया धारा। आपने सभी धाराओं को अच्छी तरीके से देख लिया है, समझ भी लिया है। अच्छा, एक ठंडी धारा और भी है जो ध्रुवीय बर्फ के पिघलने के कारण चल रही है, और उस धारा का नाम क्या है? उस धारा का नाम है प्यारे बच्चे आयोशियो धारा, ठीक है। क्यूराइल धारा भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूराइल धारा भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसके पास क्यूराइल द्वीप स्थित है, रूस वाले, इसीलिए इसको क्यूराइल धारा भी हम लोग कहते हैं बच्चे। बोलो, क्लियर है? समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ये आपकी हो गई ठंडी धारा और गर्म धारा। कहाँ की? उत्तरी प्रशांत महासागर की। दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी धाराएं चक्राकार रूप में चलती हैं। देखिए यहां पर दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा है, दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा, विषुवतरेखीय धारा, दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा, साउथ इक्वेटोरियल करंट, इसको हम कहेंगे दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा। अब ये धारा किधर की ओर मुड़ेगी? दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ेगी। लो भैया, मुड़ गई। चूंकि ये धारा बच्चे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट से होकर बह रही है। इधर से पूर्वी तट से के पास से बह रही है, इसीलिए पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा इसका नाम रख देंगे। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, इसका नाम हम लोग रख देंगे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। और कल भी मैंने एक चीज आपको बताई थी बच्चे कि तीनों महासागरों में एक धारा नीचे चल रही है जिसे पछुआ पवन प्रवाह हम लोग कहते हैं। पछुआ पवन प्रवाह, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें बहुत घातक होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? स्थल मंडल की कमी होती है, जलमंडल का विस्तार ज्यादा है, और वहां ये पछुआ पवनें बहुत फास्ट स्पीड से चलती हैं। गरजती 40, भयंकर 50, चीखता 60, ये इनके नाम हैं। फ्यूरियस 40s, फ्यूरियस 50s, रोरिंग 40s, श्रीकिंग 60s, ये पछुआ पवनों के नाम है बच्चे। कहां पर? दक्षिणी गोलार्ध में। किन के द्वारा दिए गए? नाविकों के द्वारा दिए गए। सारी चीज मैं बता चुका हूं आपको। अच्छा, इसके बाद कोरियोलिस बल पुनः अपना प्रभाव दिखाएगा और इस धारा को बाईं ओर मुड़ेगा, और इसका नाम, इसके बाद भाई इसका नाम क्या है? इसका नाम है पेरू या हम्बोल्ट धारा। पेरू या हम्बोल्ट धारा। बोलो, कौन सी धारा है प्यारे बच्चे? पेरू या हम्बोल्ट धारा। और इस प्रकार देखो, जहां से जल चला था वहीं पर वापस पहुंच गया, यानी कि इसने भी चक्राकार रूप अपना अख्तियार कर लिया। उत्तरी प्रशांत महासागर में धाराओं का चक्राकार रूप और दक्षिणी प्रशांत महासागर में धाराओं का चक्राकार रूप आपने अच्छे तरीके से देख लिया है। अब आप इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है जी। आप कहते हो कॉपी करने का समय नहीं देते, कॉपी करने का समय बेटा मैं देता हूं। अगर आपके पास मैप है तो कॉपी कर लीजिए, अदरवाइज मैं बोर्ड पीडीएफ में ये मैप आपको अवेलेबल करवा दूंगा। झारखंड पुलिस की 3 बजे न्यू क्लास स्टार्ट हुई है सर। हाँ जी बीनेश कुमार जी, इसीलिए बेटा ये क्लास सुबह 10 बजे शिफ्ट की गई है, ठीक है जी। प्रतिदिन अब ये क्लास मॉर्निंग में 10 बजे ही होगी। चलिए भाई, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से आपने प्रशांत महासागर की धाराओं को भी पढ़ लिया है। लेखन का समय आ चुका है। मैप पर हम समझ चुके हैं, अब रिटन तौर पर लिखेंगे। आप मैप पर जो भी बच्चे इनको कॉपी कर रहे हैं वो कॉपी कर लीजिए भाई, ठीक है जी। सर मैप पर जो लाइन बनी रहती है वो क्या दर्शाती है? ये वाली लाइन बेटा 0 डिग्री की रेखा को दर्शा रही है, विषुवत रेखा को दर्शा रही है, इक्वेटर को दर्शा रही है। विषुवत रेखा, इक्वेटर, ठीक है जी। विषुवत रेखा, इक्वेटर, ये रही। करिए फटाफट से, चलिए जल्दी से जल्दी से।
ठीक है भाई, कॉपी आपने कर लिया है ना। आगे बढ़ते हुए अब लेखन का कार्य भी आप लोग कर लीजिए। यहां पर सारी चीजें विधिवत तरीके से आपके सामने दी गई हैं। जैसे प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर की बात कर रहे हैं तो उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा चलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। ठीक है, फिर क्यूरोशियो धारा है, क्यूरोशियो धारा। नेक्स्ट है उत्तरी प्रशांत प्रवाह, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, ये भी आ रहा है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए भाई, ये आप जल्दी से कॉपी करेंगे बच्चे, है ना, जल्दी से फटाफट, लेट नहीं करेंगे। ठीक है भाई, ठीक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद इधर देखेंगे, इधर है बेटा अलास्का धारा आपकी, अलास्का करंट, और दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा, साउथ इक्वेटोरियल करंट, और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा। ये भी प्रशांत महासागर की ही कैसी धाराएं, गर्म धाराएं हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर की ठंडी धाराओं की चर्चा करने का समय अब आ चुका है, ठंडी धाराओं के नाम लिखने का समय आ चुका है। हम जल्दी से लिखते हैं बच्चे, ठीक है। चलो भाई, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे बच्चे, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रशांत महासागर की ठंडी धाराएं, एक तो कैलिफोर्निया धारा मैंने बताई थी आपको, क्यूराइल धारा मैंने आपको बताई थी बच्चे। कौन सी धारा, क्यूराइल धारा, कैलिफोर्निया धारा, पछुआ पवन प्रवाह, पेरू या अम्बोल्ट धारा। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। देखिए भाई, कुछ और ठंडी धाराएं भी हैं। एक है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, पछुआ पवन प्रवाह, और एक है पेरू या अम्बोल्ट धारा। ठीक है, ये भी प्रशांत महासागर की कैसी धाराएं, ठंडी धाराएं। अच्छा, एक चीज आपको समझनी होगी, वो है मेरे प्यारे बच्चे एल नीनो प्रभाव। आखिरकार एल नीनो प्रभाव किसे कहा जाता है, एल नीनो इफेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, इस चीज को हम समझेंगे, बड़े आराम से समझेंगे। ठीक है जी, चलिए। देखिए भाई, यहां पर देखिए, ये पेरू या अम्बोल्ट धारा दिखाई दे रही है। पेरू या हम्बोल्ट धारा आप देख पा रहे हो ना, ये जो पेरू या हम्बोल्ट धारा बहुत महत्वपूर्ण धारा है बच्चे। क्यों महत्वपूर्ण है, बताओ क्यों महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये एल नीनो प्रभाव से संबंधित है। एल नीनो प्रभाव, एल नीनो इफेक्ट से रिलेटेड है, एल नीनो प्रभाव से संबंधित। कौन सी धारा, पेरू या हम्बोल्ट धारा। ठीक है जी, पेरू या हम्बोल्ट धारा। अच्छा, इसके बाद ये एल नीनो प्रभाव होता क्या है, ये एल नीनो प्रभाव होता क्या है। ठीक है, ये बात आती है। देखिए, ये धारा कैसी है, ये धारा ठंडी है, ये धारा कोल्ड करंट है, कोल्ड है। ठीक है, अच्छी तरीके से देख लीजिए,
आपको ज्ञात भी है, अच्छी तरीके से पता भी है। लेकिन ये जो धारा है इसका अचानक एक चक्र के तहत तो भैया मैं क्या कहना चाह रहा था कि ये एक ठंडी धारा है, आप अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन एक चक्र के तहत इस धारा का अज्ञात कारण से गर्म हो जाना, इसी को एल नीनो प्रभाव कहते हैं। भैया आपका बार बार एक ही सवाल आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट हुई है सर, कौन सी सब्जेक्ट स्टार्ट हुई है 3 बजे? आप लोगों की डिमांड पर ही ऐसा किया गया है। नवीन सर की क्लास आप सभी लोग देखना चाहते हो ना, और उनका जीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब पर ही। कितने बजे? 3 बजे। इसीलिए मैंने अपनी क्लास शिफ्ट कर ली है, आपको फ्री कर दिया है कि आप यूट्यूब पर नवीन सर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट जीएस वाला देख सकें। तुम्हारे भले के लिए मैंने त्याग कर दिया, ऐसे समझ लो आप। अब आप ये प्रश्न बार बार मत पूछना, ठीक है? इधर आ जाओ बच्चे, तुम्हारे कमेंट देख देख के मुझे पढ़ाने में भी मेरा मन नहीं लग रहा। सबसे पहले मैं जवाब दे दूं, फिर मैंने सोचा मैं पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं फिर जवाब दे दूं, ठीक है? चलिए इधर देख लीजिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि पेरू या अम्बोल्ट नामक ठंडी धारा का एक चक्र के तहत और अज्ञात कारण से गर्म हो जाना एल नीनो प्रभाव कहलाता है। और ये पेरू या अम्बोल्ट धारा किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर से संबंधित। कारण ज्ञात नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है, एक चक्र के तहत हो रहा है, ठीक है जी? हाँ अच्छा, अगर ये गर्म हो जाएगी तो क्या होगा? आसपास के क्षेत्रों में पेरू के तट पर वर्षा होने लग जाएगी और भारत आदि देशों में सूखे की स्थिति भी हो सकती है। यानी कि ये पेरू धारा से संबंधित जो एल नीनो प्रभाव है न सिर्फ पेरू या उसके निकटवर्ती देशों को, भारत समेत अन्य देशों को भी प्रभावित कर सकता है बच्चे, ठीक है? यही एल नीनो प्रभाव कहलाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एल नीनो प्रभाव का संबंध किस धारा से है, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? पेरू या हम्बोल्ट धारा से है। अच्छा, हम्बोल्ट एक विद्वान का नाम है जिन्होंने इस धारा की खोज की थी, इसीलिए इसको उन्हीं के नाम पर हम्बोल्ट धारा हम लोग कहते हैं, पुकारते हैं बच्चों, ठीक है जी? चलिए, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये पेरू या हम्बोल्ट धारा के बारे में भी आपने जान लिया। अब हम हिंद महासागर की ओर अग्रसर होंगे, हिंद महासागर की ओर आगे बढ़ेंगे, इंडियन ओशियन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए ये इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा इसको हम कहते हैं, विषुवत रेखा, इक्वेटर हम कहते हैं। ये भी हिंद महासागर को 2 भागों में बांट रही है, उत्तरी हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर। अच्छा, उत्तरी हिंद महासागर का हम ज्यादा अध्ययन नहीं करते, उत्तरी हिंद महासागर का हम ज्यादा अध्ययन नहीं करते। महासागरी धाराओं की मैं संबंध में बात कर रहा हूं। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ क्या चलती है? मानसूनी पवनें चलती हैं। गर्मी में ऐसे करके चलेंगी, ऐसे करके, और सर्दी में ऐसे करके चलेंगी, यानी कि वो अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती है। क्या कर देती है? दिशा को परिवर्तित कर लेती है। तो गर्मी में पानी को कुछ इस तरीके से घिसा देंगी और सर्दी में पानी को कुछ इस तरीके से घिसा देंगी, और पवन के घिस्से का प्रभाव महासागरीय धाराओं पर पड़ता है। ये पछुआ पवन प्रवाह से आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो। इसीलिए इस उत्तरी हिंद महासागर में जो धाराएं हैं वो गर्मी की ऋतु में बच्चे अलग दिशा में चलेंगी और सर्दी के ऋतु में जो है अलग दिशा में चलेंगी। इसीलिए मेरे प्यारे साथी ध्यान रखिएगा, हम दक्षिणी हिंद महासागर की धाराओं को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है जी बच्चे? चले, तो अब हम सबसे पहले दक्षिणी हिंद महासागर की धाराओं को पढ़ें। तो यहाँ विषुवत रेखा के पास कैसी धारा चलेगी? गर्म धारा चलेगी। किधर चलेगी? पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगी।
इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, सॉरी दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में है ये। दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। और मेरे बच्चे इसके बाद सुनो, इसके बाद ये धारा तल संतुलन के लिए दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएगी और दो भागों में बट जाएगी, एक भाग इधर, एक भाग इधर। इधर वाला भाग क्या कहलाएगा? इधर वाला भाग भाई मेडागास्कर धारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेडागास्कर धारा, सॉरी मोजाम्बिक धारा, मोजाम्बिक धारा। इधर वाला भाग क्या कहलाएगा? मोजाम्बिक धारा, यहां मोजाम्बिक देश है इसलिए। और ये वाला भाग क्या कहलाएगा? ये मेडागास्कर धारा है, मेडागास्कर धारा, क्योंकि ये मेडागास्कर द्वीप है जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये दोनों धाराएं आपस में मिल जाएंगी, नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा अगुलहास धारा, अगुलहास धारा। क्या नाम हो जाएगा? अगुलहास धारा नाम हो जाएगा। ठीक है जी, क्या नाम हो जाएगा? अगुलहास धारा नाम हो जाएगा। और नीचे तीनों महासागरों में एक धारा चली रही है जिसका नाम क्या है? पछुआ पवन प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, पछुआ पवन प्रवाह। और ये धारा जो है कोरियोलिस बल के प्रभाव में पुनः किधर मुड़ेगी? बाईं ओर मुड़ेगी, और इसका नाम हो जाएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। इसका नाम क्या हो जाएगा? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, इसका नाम हो जाएगा। यहां पर देखो आप अच्छी तरीके से दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, मोजाम्बिक धारा, मेडागास्कर धारा, दोनों धाराओं का जल मिला तो अगुलहास धारा। फिर पछुआ पवन प्रभाव में पानी मिला और ये कोरियोलिस बल के प्रभाव में बाईं ओर मुड़ गई और हो गई, सॉरी पूर्वी की जगह पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग की तरफ ये चल रही है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा ऐसे चलती है, वो गर्म धारा है, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा एक ठंडी धारा है जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम की ओर चलती है, हिंद महासागर से वो संबंधित है। ठीक है जी बच्चे, ये हो गई भाई हिंद महासागर की धाराएं। आप इसको भी कॉपी कर लेंगे फटाफट से। जिसको मैप पर कॉपी करना है मैप पर कर ले, रिटन तौर पर करना है रिटन तौर पर कर ले। ठीक है जी, चलिए बेटा कोल्ड करंट अंकुल यादव जी, कल मैंने बताया था ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चलती है। ऐप पर क्लास नहीं होगी बेटा पवन कुमार जी, नवीन सर की क्लास यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगी 3 बजे। हाँ, नोटिफिकेशन शायद हो सकता है बेटा नहीं आया हो। अब ये क्लास रेगुलरली 10 बजे ही हुआ करेगी, आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं। ठीक है जी, ठंडी और गर्म में कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कल वाली क्लास आप पढ़ लो संजू कुमार जी, यहां भी मैंने अलग अलग कलर से आपको ठंडी और गर्म धाराएं दिखाई हैं। ठीक है जी, हाँ, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर चलेगा बेटा अंकुल यादव जी, 3 बजे नवीन सर की क्लास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हिंद महासागर की गर्म धाराएं, अब आपको लेखन कार्य भी हम लोग करा देते हैं फटाफट से। यहां पर लिख लो आप दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, साउथ इक्वेटोरियल करंट, फिर मेडागास्कर धारा, फिर मोजाम्बिक धारा और फिर अगुलहास धारा। ये दक्षिणी हिंद महासागर की, साउथ इंडियन ओशियन की गर्म धारा है। बोलो, साउथ इंडियन ओशियन की कैसी धारा है? गर्म धारा है बच्चे, अच्छी तरीके से देख लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया सर। कल की पीडीएफ क्यों नहीं मिल रही है? रंजीत बघेल जी, मिलनी तो चाहिए, जरा देखना भाई एडिटर भैया, कल की पीडीएफ डेली है ज्ञान की।
ALP पायलट बैच, सेवक बैच। ठीक है भाई, चलिए ये कॉपी आपने कर लिया होगा। आगे बढ़ते। फिर दक्षिणी हिंद महासागर की ठंडी धाराएं, एक तो पछुआ पवन प्रवाह है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीम। ठीक है, करंट कर लो उसको, धारा की या करंट। जल्दी फटाफट से कॉपी कर लीजिए। ये हो गई भाई ठंडी धाराएं। अब आपकी धारा कंप्लीट हो गई, हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो या अटलांटिक महासागर, तीनों महासागर कंप्लीट करा दिए। ठीक है जी। ये भी आपने कॉपी कर लिया होगा जहां तक मेरा विश्वास है। अच्छा, एक धारा ऐसी है एक धारा बच्चे ऐसी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में कल मैंने चर्चा आपके साथ की थी। मैं एक और बार बता रहा हूं, रिटन तौर पर भी आपको दिखा रहा हूं। वो धारा है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ये वाली धारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं। देखिए, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, पहली बात तो ये कि सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग है, बिजिएस्ट ओशियन रूट ऑफ द वर्ल्ड। तो भैया मैंने क्या बताया आपको कि संसार का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग है, बिजिएस्ट ओशियन रूट। अच्छा, क्यों है? क्योंकि इसके इधर विकसित देश है, इसके इधर भी कैसे देश है? इसके इधर भी बच्चों विकसित देश है, दोनों ओर डेवलप्ड कंट्री हैं बच्चे। दूसरी बात, ये यूरोप के तटीय क्षेत्र जो है सालों भर बर्फ से ढके रहते हैं। किससे ढके रहते हैं? बर्फ से ढके रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यूरोपीय क्षेत्र कैसे होते हैं? ठंडे क्षेत्र होते हैं। बर्फ से ढके न भी माने तब भी ये मान लो कि यहां सर्दी भयंकर पड़ती है, कोहरा छाया रहता है, ऐसे मान लो। बर्फाच्छादित मत मानो, ऐसे मान लो कि सर्दी के मौसम में कोहरा छाया रहता है। लेकिन जब ये धारा यहां पर जाएगी, जब ये धारा यहां पर जाएगी, कौन सी धारा? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, तो इसका पानी कैसा है? गर्म है। ये तटीय क्षेत्रों के तापमान को बढ़ाएगी, कोहरा खत्म हो जाएगा, बंदरगाह सालों भर खुले रहेंगे। इस बंदरगाह की, इस धारा की एक शाखा ऊपर की ओर चली गई है, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्वेजियन धारा। हम क्या कहते हैं बच्चे? नॉर्वेजियन धारा कहते हैं उसको, नॉर्वेजियन करंट कहते हैं। एक शाखा ऊपर की ओर चलेगी, नॉर्वेजियन धारा है वो, नॉर्वेजियन करंट है वो। इसका सबसे ज्यादा लाभ किसको हो रहा है? नॉर्वे देश को हो रहा है। सबसे ज्यादा लाभ किसको होता है? नॉर्वे देश को, नॉर्वे कंट्री को होता है। बोलो क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है जी, चलिए। अच्छा, इसके बाद सुनो, एक चीज और सुनो। चूंकि ये यूरोप की जो भयंकर सर्दी है उसको तटीय क्षेत्र में कम करने का काम करती है, इसीलिए इसे यूरोप का कंबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप का कंबल कहते हैं बच्चे। बोलो क्या कहते हैं? यूरोप का कंबल। अरे तुम्हारे, अब तुम कहते हो लव कुश जी आप किससे बात कर रहे हो?
तुमने अभी बोला ना कि पीडीएफ नहीं आई है कल वाली, तो मैं बस एडिटर भैया से कह रहा हूं कि बात करके उनको डलवाओ। जाहिर सी बात है यार, कमेंट कर रहे हो फिर उसका मैं सॉल्यूशन भी नहीं करूं। तुम्हारे पीडीएफ को अपलोड करवाने के लिए बोला है, वो भैया बोल रहा है कि अभी उसने देखी है, चेक की है, तो सेवक बैच में तो डली हुई है, पायलट बैच में नहीं डली हुई। तो मैंने उनसे बोला है कि पायलट बैच में भी इसको अपलोड करवा दो, बोल दो टीम से, ये बात हो रही है। ठीक है जी, हाँ, तुम्हारे भले की बात हो रही है भाई। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी चीज आपने यहां पर देखी, इनको एक बार रिटन तौर पर लिखने का भी मन कर रहा होगा ना तुम्हारा। लो देखो, मैंने आपसे बोला कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है, क्योंकि इसमें दोनों ओर विकसित देश स्थित हैं, क्योंकि इसके दोनों ओर डेवलप्ड कंट्रीज स्थित हैं। एक तरफ यूएसए कनाडा है, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। ठीक है जी, विकसित देश, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। धुआंधार व्यापार चलता है, इसीलिए सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग है। अच्छा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है संसार का व्यस्ततम महासागरीय मार्ग है। ये भी अभी मैंने बताया बिजिएस्ट ओशियन रूट है। क्यों है? क्योंकि दोनों ओर विकसित देश है। ठीक है जी, कॉपी करो फटाफट से आप सभी लोग। ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है बहुत महत्वपूर्ण धारा है बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण धारा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की आपसे संभावना बनेगी। नेक्स्ट है बच्चे कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के कारण यूरोप के तटीय बंदरगाह सालों भर खुले रहते हैं। ऑल ओवर द ईयर बंदरगाह खुले रहते हैं, क्योंकि सालों भर यह धारा तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करती है। और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का सबसे ज्यादा लाभ नॉर्वे देश को मिलता है। कौन से देश को मिलता है? नॉर्वे कंट्री को मिलता है, नॉर्वे देश को मिलता है। किसका? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलता है? नॉर्वे देश को मिलता है बच्चे। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छा, आगे बढ़िए भाई। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आगे बढ़ते हुए आपके साथ चर्चा करेंगे अगली चीजों पर। नेक्स्ट है भाई आपका क्यूरोशियो धारा को प्रशांत महासागर की गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। क्यों कहा जाता है ये अभी अभी मैं बताता हूं आपको, मैप पर ही समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा, एल नीनो प्रभाव का संबंध पेरू या मोल्ट धारा से है। ये चीज आप अच्छी तरीके से जान चुके हो, समझ चुके हो। इस प्रकार से ये सारे फैक्ट जो महत्वपूर्ण थे वो हो गए आपके कंप्लीट, और महासागरीय धारा नामक टॉपिक भी हो गया कंप्लीट। बस क्यूरोशियो धारा और गल्फ स्ट्रीम धारा में क्या संबंध है ये चीज मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है जी, बताने जा रहा हूं आपको। बहुत अच्छे बच्चे, ये भी आपने कॉपी कर लिया होगा। यहां पर आप देखेंगे ये एक मैप है। गल्फ स्ट्रीम कहां बह रही है? ये रही बह रही, विषुवत रेखीय क्षेत्र से ऊपर की ओर मुड़ रही है। ये रही गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम तल संतुलन करने के लिए उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। किसमें? अटलांटिक महासागर में। और प्रशांत महासागर में तल संतुलन करने के लिए ऊपर की ओर कौन सी धारा जा रही है? क्यूरोशियो धारा। क्यूरोशियो धारा ये भी उत्तरी ध्रुव की ओर जा रही है, ये भी उत्तरी ध्रुव की ओर जा रही है। ये भी तल संतुलन का प्रयास कर रही है, ये भी तल संतुलन का प्रयास कर रही है। ये अटलांटिक महासागर में है, ये प्रशांत महासागर में है। इसीलिए इनको क्या कर दिया गया? इनमें मेल बिठाया गया है, और क्यूरोशियो धारा को प्रशांत महासागर की गल्फ स्ट्रीम बोल दिया गया है बच्चों। ठीक है जी, चलिए, कहने का तात्पर्य ये कि अब ये पूरा की पूरा टॉपिक आप लोगों का कवर हो चुका, आपकी समझ में आ चुका। ठीक है जी, और नेक्स्ट टॉपिक की स्टार्टिंग की बारी अब आ चुकी है। ठीक है जी, टॉपिक कंप्लीटेड, टॉपिक कंप्लीटेड। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, नहीं हुआ सर जल्दी से कर लो फटाफट से। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। एक ना एक क्वेश्चन फंसने की संभावना रहती है भाई, अक्सर कर एग्जाम्स में तुमसे भी पूछा जा सकता है,
और इस समुद्र विज्ञान नामक यूनिट का आखिरी टॉपिक अब मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, और उस आखिरी टॉपिक का नाम है ज्वार भाटा। क्या नाम है बच्चे? ज्वार भाटा, टाइड्स नाम है उस आखिरी टॉपिक का। बताओ फटाफट से, क्या नाम है? टाइड्स आखिरी टॉपिक का नाम है। चलते भाई स्टार्ट कर लेते हैं इस आखिरी टॉपिक को भी, और नेक्स्ट टॉपिक है ज्वार भाटा, टाइड्स। प्यारे बच्चे, ज्वार भाटा आखिरकार कहते किसे हैं? ज्वार भाटा आखिरकार हम कहते किसे हैं? क्या होता है ज्वार भाटा? क्या होता है ज्वार भाटा? बताओ फटाफट से, क्या होता है ज्वार भाटा? देखिए, सागरीय जल का ऊपर उठना, वापस नीचे चला जाना, इसे ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल का ऊपर उठना और फिर वापस नीचे चला जाना, ये क्या कहलाता है? ये ज्वार भाटा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये टाइड्स के नाम से पुकारा जाता है। इसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं, इसी को टाइड्स के नाम से हम लोग पुकारते हैं, जानते हैं। ठीक है जी। ये जो टाइड्स हैं, ये जो ज्वार भाटा है, ये सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण आता है। जैसे यहां पर ये सूर्य देवता है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के धरातल पर जल है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जल को अपनी ओर आकर्षित कर रही होगी, खींच रही होगी, तो जल थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। इसी को ज्वार की स्थिति कहेंगे। किसके कारण आ रहा है? सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण। ऐसे चंद्रमा की आकर्षण शक्ति प्रभावित करती है। पृथ्वी ये रही, चंद्रमा ये रहा, मून, और बच्चे मून का ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा प्रभावित करेगा और जल का तल थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। ठीक है। ज्वार, जाहिर सी बात है, तल ऊपर उठेगा तो वापस नीचे भी गिरेगा। अगर तल लगातार ऊपर उठा रहे तो डिसबैलेंस हो जाएगा ना। संतुलन प्रकृति का नियम है, तो ज्वार आएगा तो भाटा भी आएगा। इसी को ज्वार भाटा कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियां सम्मिलित रूप से कार्य करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से ज्वार भाटे को मैंने यहां आपके सामने प्रयास किया है एक्सप्लेन करने का। यहां पर आप अच्छी तरीके से देख भी सकते हैं, ये चंद्रमा है, ये सूर्य नारायण है, ये पृथ्वी है, ये तीनों एक ही दिशा में है। यानी कि इस समय बहुत खतरनाक वाला ज्वार आएगा, काफी ऊंचा ज्वार आएगा, जिसे उच्च ज्वार हम कहेंगे, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियां एक दूसरे से एक ही दिशा में है, एक दूसरे मिलकर कार्य कर रही हैं। ठीक है जी। इसी को ज्वार भाटा कहते हैं भाई। अब आप फटाफट से रिटन तौर पर भी देख लीजिए। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना तथा नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है। द राइज एंड फॉल ऑफ द सी वाटर ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द सन एंड मून इज कॉल्ड टाइड्स। यहां पर आप इमेज भी देख सकते हो, इमेज देखकर अच्छी तरीके से चीजों को समझ भी सकते हो भाई। ठीक है जी। चलिए सर जी, मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था, मोनू जांगीड़ जी, आपका प्रश्न क्या है आप बताइए। फटाफट से कॉपी करें भाई, जिसको कॉपी करना है। ठीक है। सर जी, क्लास का आज आखिरी दिन है क्या? आपने बोले हैं सर सब्जेक्ट का आखिरी है। नहीं, समुद्र विज्ञान का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद प्रादेशिक भूगोल स्टार्ट करूंगा, जो भूगोल की आखिरी यूनिट होगी, और जल्द से जल्द भूगोल का सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, जल्द से जल्द कंप्लीट होने जा रहा है बच्चे। ये तो हर महीने होगा, फिर हर महीने नहीं, हर दिन होगा, 24 घंटे में 2 बार लगभग अमित चक्रा जी किसी स्थान पर ज्वार भाटा आता है। ठीक है जी। जल ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं सुंदरम जी, और वो तो उसका तल नीचे गिरता है तब उसको भाटा कहते हैं। ठीक है जी। चलिए, ये आपने कॉपी कर लिया होगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं भाई। देखो, अभी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे इस स्थिति की, इसी की चर्चा कर लेते हैं। ये क्या है? उच्च ज्वार की स्थिति है। उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार भी हम इसको कह सकते हैं। ये स्थिति किसकी है? दीर्घ ज्वार की।
ये स्थिति किसकी है? हाई टाइड की स्थिति है। हाई टाइड दीर्घ ज्वार की स्थिति है ये, ठीक है जी, उच्च ज्वार की स्थिति है। इसमें होता क्या है, सूर्य की और चंद्रमा की दोनों की आकर्षण शक्तियां संयुक्त रूप से काम कर रही हैं। किस रूप से? संयुक्त रूप से काम कर रही हैं। और ऐसी स्थिति में जो जल का तल है वो अन्य घटनाओं की तुलना में थोड़ा ज्यादा ऊपर उठ जाएगा। इसी को हम दीर्घ ज्वार कहते हैं। ऐसी स्थिति हमेशा ध्यान रखना पूर्णिमा या अमावस्या के दिन ही घटित होती है। पूर्णिमा या अमावस्या के दिन ही घटित होती है ये वाली स्थिति बच्चों। पूर्णिमा को घटित होगी या फिर अमावस्या को घटित होगी, ये वाली स्थिति प्यारे बच्चे। अच्छा, दीर्घ ज्वार जो होता है वो सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है, लगभग 20% ऊंचा, लगभग 20% ऊंचा होता है। दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से लगभग 20% कैसा होता है? हाई होता है, ऊंचा होता है। आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अच्छी तरीके से क्लियर हो पा रहा है ये आपको, ठीक है जी। चलिए, तो इसको भी अब आप रिटन तौर पर देखने का समय आ चुका है। यहां पर देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ऐसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या किया जाता है? इनका अनुभव किया जाता है। किसका? दीर्घ ज्वार का। उच्च ज्वार की स्थिति सिजगी कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं? सिजगी के नाम से पुकारते हैं। तथा ये अमावस्या व पूर्णिमा के दिन महसूस किया जाता है। कब महसूस किया जाता है? अमावस्या के दिन। कब महसूस किया जाता है? पूर्णिमा के दिन। अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ही इसको महसूस किया जाता है बच्चे। अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है जी। जल्दी से कॉपी करें। रिवीजन होगा सर? रिवीजन नहीं होगा बेटा, सिलेबस तो कंप्लीट कर लो, रिवीजन तो जब करोगे। पहले सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए टाइम के अकॉर्डिंग। अब मैं रिवीजन ही कराता रहूंगा तो ज्योग्राफी में ही तुम स्ट्रांग हो जाओगे। ज्योग्राफी से 4-5 क्वेश्चन आए मान लो, अगले अन्य प्रश्नों को भी तो अटेम्प्ट करना है। चलिए कॉपी करें फटाफट से, जल्दी से कॉपी करें भाई, है ना। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, साहिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद क्या चालू होगा? कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा बेटा, ज्योग्राफी फिनिश होगी तो, ठीक है जी। 5 दिन में सर, ऐसा नहीं है 5 दिन नहीं होते। पूर्णिमा या अमावस्या 15-15 दिन बाद आती हैं लगभग, ठीक है जी। आगे बढ़ते हुए निम्न ज्वार की बात करते हैं। अच्छा, निम्न ज्वार में क्या स्थिति बनेगी? ये वाली स्थिति बनेगी। ये सूर्य नारायण है, अपने सूर्य देवता है, सन इसे कहते हैं। ये पृथ्वी माता है, पृथ्वी माता है, अर्थ है, पृथ्वी माता है, अर्थ है। और यहां पर आपका चंद्रमा है। यहां पर आपका क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा की अंग्रेजी क्या होती है? चंद्रमा की अंग्रेजी होती है मून, ठीक है जी। यह चंद्रमा है। सूर्य की आकर्षण शक्ति किधर काम कर रही है? इस तरफ। और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति किधर कार्य कर रही है? इस तरफ। यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं, विपरीत दिशा में। ये इधर खींच रही है पानी को, ये उधर खींच रही है। तो ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार का अनुभव किया जाएगा। ऐसी स्थिति में जो पानी का तल, पानी ऊपर उठता है ना, उसका तल बहुत कम होगा, पानी बहुत कम ऊपर उठेगा। और इसी स्थिति को निम्न ज्वार कहते हैं बच्चे। इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? निम्न ज्वार कहते हैं। इसी स्थिति को लो टाइड के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? लो टाइड के नाम से इसको पुकारा जाता है। निम्न ज्वार इसको कहा जाता है। बोलो, समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं बच्चे? इसको लो टाइड कहते हैं बच्चे, इसको निम्न ज्वार कहते हैं।
अच्छी तरीके से समझो आप, क्लियर वे में समझना है आपको। निम्न ज्वार इसको हम कहते हैं। ये कब आता है? ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष महीने में 2 पक्ष होते हैं आप जानते हैं ना, पहले 15 दिन फिर अगले 15 दिन। एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष की सप्तमी व अष्टमी, सप्तमी व अष्टमी के दिन ये घटना घटित होती है, निम्न ज्वार की घटना घटित होती है। या तो सप्तमी को आ सकता है या अष्टमी को आ सकता है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को भी आ सकता है और शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी को भी आ सकता है बच्चों। क्लियर हो गया? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। इसको अब आप रिटन तौर पर देखेंगे। अच्छा एक चीज और सुन लो कि जैसे मैंने बताया कि उच्च ज्वार सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा है, इसी प्रकार ये भी ध्यान रखना कि जो निम्न ज्वार है वो सामान्य ज्वार से 20% तक नीचा होता है लगभग में। ठीक है जी, किसमें? लगभग में बच्चों। तो यहां पर आप लिख लो फटाफट से, उच्च ज्वार सामान्य ज्वार से लगभग 20% ऊंचा होता है। ये बात भी मैं आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूं। और जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के समकोण पर स्थित हों तो ऐसी स्थिति में सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियां एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं और हमें निम्न ज्वार का अनुभव होता है। किसका अनुभव होता है बच्चे? निम्न ज्वार का अनुभव होता है, लो टाइड का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। आप अच्छी तरीके से यहां पर इन चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या होता है बच्चे? अनुभव होता है। किस चीज का? निम्न ज्वार का अनुभव होता है। ठीक है जी, चलिए भैया फटाफट से कॉपी अब आप कर लेंगे। सर जी हमें 2-3 दिन में प्रैक्टिस सर जी लाइव ले लेना, सब्जेक्ट खत्म हो जाने के बाद। सर जी अंकुल यादव जी देखेंगे बेटा, अभी तो सिलेबस खत्म करिए पहले। प्रैक्टिस सेट कब से स्टार्ट होगा? होगा तो बच्चे जब भी होगा आपको अपडेट किया जाएगा, अभिषेक कुमार जी। ठीक है जी। सामान्य ज्वार क्या होगा? सामान्य ज्वार तो ये है कि जब दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार ना हो तो बाद बाकी ज्वार सामान्य ज्वार है बच्चे। अमित चक्रा जी ठीक है, दीर्घ ज्वार की स्थिति और निम्न ज्वार की स्थिति को छोड़ दो तो सामान्य ज्वार में मिलेंगे आपको। ठीक है भाई, ये भी कॉपी आपने मुझे उम्मीद है कर लिया होगा, और नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए भाई। ठीक है, और लास्ट पॉइंट यहां पर दे रखा है कि लघु ज्वार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन महसूस किया जाता है। अच्छा एक पॉइंट और दे रखा है कि ज्वार की ऊंचाई भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है, जिसके कुछ प्रमुख कारण होते हैं, जैसे सागरी जल की गहराई, सागर का खुला या बंद होना। अच्छा जैसे अरब सागर में ज्वार की ऊंचाई अलग होगी, बंगाल की खाड़ी में ज्वार की ऊंचाई अलग हो सकती है, लाल सागर में ज्वार की ऊंचाई अलग हो सकती है। यानी कि अलग अलग जगहों पर ज्वार की ऊंचाई अलग अलग होती है, फिक्स नहीं होती। उसके कुछ कारण होते हैं। कारण है कि वो जो सागर जहां आ रहा है ज्वार, उसमें जल की गहराई कितनी है, और सागर खुला है या बंद है, ये इन चीजों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है बच्चे। तो इस प्रकार से आज की क्लास का समापन करेंगे। फटाफट से कॉपी कर लीजिए, आज हम यही रखेंगे, कल ज्वार भाटा टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, खत्म कर देंगे, और प्रादेशिक भूगोल की ओर अब आपको लेकर चलेंगे, रीजनल ज्योग्राफी की ओर लेकर चलेंगे, महाद्वीपों की ओर लेकर चलेंगे, जहां पर महाद्वीपों को टॉपिक वाइज पर्वत, पठार, नदियां, मरुस्थल, घास के मैदान, इस प्रकार से टॉपिक्स में डिवाइड करके मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। ठीक है जी, चलिए तो भाई ये भी आपने कॉपी कर लिया होगा ऐसा मेरा विश्वास है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।